नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी की पड़ताल करने वाले हैं जो लगभग 2 दशक पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही मजबूत है। हम बात कर रहे हैं जैंगो की। हाँ, जैंगो। और आज हमारे स्रोत हैं जैंगो द इसेंशियल पाइथन वेब फ्रेमवर्क गाइड और कुछ दूसरे तकनीकी लेख। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि जैंगो क्या है। हम इस सवाल की तह तक जाएंगे कि आजकल जहां माइक्रो सर्विसेज, सर्वरलेस और मतलब हल्के फुल्के फ्रेमवर्क्स का बोलबाला है, हाँ, सही बात है। वहां जैंगो जैसा एक बड़ा सब कुछ एक साथ वाला फ्रेमवर्क आज भी इतना प्रासंगिक और शक्तिशाली क्यों है? क्या ये एक पुराना महारथी है या आज भी रेस में सबसे आगे है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि जैंगो की फिलॉसफी वो आज के कई ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। चलिए इसी की चीर-फाड़ करते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी फिलॉसफी से। जैंगो को 2005 में पब्लिक किया गया था और वो भी एक न्यूज़रूम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सही। इसका मतलब है इसे तेज़ी से और मजबूत एप्लीकेशंस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बिल्कुल। और यहीं से इसकी दो मुख्य फिलॉसफी निकलती हैं। DRY यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ और तेजी से डेवलपमेंट। DRY मतलब? एक ही काम बार-बार मत करो। हाँ, जैंगो का मानना है कि एक डेवलपर को बार बार एक ही कोड नहीं लिखना चाहिए। अगर जैसे लॉगिन सिस्टम बनाना है तो जैंगो आपको एक बना बनाया सुरक्षित सिस्टम देता है। आपको पहिया दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे इसकी मशहूर बैटरीज इंक्लूडेड फिलॉसफी आती है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि सब कुछ बॉक्स में मिल गया, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि आपको वही बैटरीज इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जो कंपनी ने दी हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है। बैटरीज इंक्लूडेड का मतलब है कि यूजर ऑथेंटिकेशन, एडमिन पैनल, ORM यानी डेटाबेस से बात करने का तरीका, फॉर्म हैंडलिंग, ये सब कुछ पहले से है। ये सब आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। एक नई कार की तरह जिसमें इंजन, टायर, स्टीयरिंग व्हील पहले से लगे हैं, आप सीधे ड्राइव करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कार में F1 रेसिंग वाला इंजन लगाना हो तो क्या ये बैटरीज कभी-कभी रास्ते में नहीं आ जाती जब आपको कुछ बिल्कुल अलग या नया करना हो? आ जाती हैं। यहीं पर फ्लास्क जैसे माइक्रो फ्रेमवर्क्स की बात आती है जो आपको एक खाली चैसी देते हैं और कहते हैं बनाओ जो बनाना है। बिल्कुल सही तुलना है। ये जैंगो का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है। जैंगो एक ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है। मतलब ये आपको बताता है कि काम करने का सही तरीका क्या है। अच्छा। 90% मामलों में ये तरीका इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस होता है और आपका बहुत समय बचाता है। लेकिन वो बचे हुए 10%। हाँ, उन 10% मामलों में जब आपको जैंगो के तरीके से हटकर कुछ करना होता है तो आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। फ्लास्क में आपको हर चीज खुद चुननी पड़ती है। कौन सा ORM, कौन सा टेम्पलेट इंजन। तो शुरू में ज्यादा काम है। हाँ, शुरू में ज्यादा काम है, लेकिन आपको पूरी आजादी मिलती है। तो ये एक तरह से एक संरक्षित ढांचे और पूरी आजादी के बीच का चुनाव है। और शायद यही संरक्षित ढांचा इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई जैसी बड़ी कंपनियों को पसंद आया। बिल्कुल। ये सिर्फ छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, इनके तो अरबों यूजर्स हैं। जैंगो इतनी बड़ी स्केलेबिलिटी कैसे संभालता है? ये एक आम गलतफहमी है कि मोनोलिथिक फ्रेमवर्क स्केल नहीं कर सकते। जैंगो का जो आर्किटेक्चर है वो शेयर्ड नथिंग है। शेयर्ड नथिंग। इसका मतलब है कि आप वेब सर्वर के कई इंस्टेंस चला सकते हैं और हर इंस्टेंस स्वतंत्र रूप से काम करेगा। आप लोड बैलेंसर के पीछे जितने चाहें उतने सर्वर लगा सकते हैं। और डेटाबेस का क्या? रही बात डेटाबेस की, तो जैंगो का ORM बहुत शक्तिशाली है और आप डेटाबेस को अलग से स्केल कर सकते हैं, जैसे रीड रेप्लिकास का इस्तेमाल करके। इंस्टाग्राम ने शुरुआती दिनों में यही किया था। अच्छा। उन्होंने जैंगो के साथ शुरुआत की और बहुत तेजी से अपने फीचर्स बनाए। जब उन्हें स्केल की जरूरत पड़ी तो उन्होंने जैंगो के कोर को रखते हुए बाकी हिस्सों को ऑप्टिमाइज किया। मतलब जैंगो ने उन्हें तेजी से मार्केट में आने में मदद की, जो किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे जरूरी है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर कोई चीज इतनी बड़ी हो रही है जैसे इंस्टाग्राम, तो सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती होगी। क्या जैंगो इसमें भी कोई मदद करता है? यह जैंगो की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। जैंगो सुरक्षा को बहुत बहुत गंभीरता से लेता है। सोचिए, एक औसत डेवलपर को सिक्योरिटी के हर बारीकी पता नहीं हो सकती, है ना? नहीं हो सकती, बिल्कुल। जैंगो आपको आम वेब हमलों से बचाने के लिए बिल्ट इन सुरक्षा देता है, जैसे SQL इंजेक्शन। ओके। जैंगो का ORM पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का इस्तेमाल करता है।
जिससे यूजर का इनपुट सीधे एसक्यूएल कमांड का हिस्सा नहीं बन पाता। एक मिनट, इसे आसान भाषा में समझाएं। मतलब अगर कोई हैकर यूजर नेम की जगह कोई खतरनाक एसक्यूएल कोड डाल दे, हाँ। बिल्कुल, तो जैंगो उसे एक साधारण टेक्स्ट की तरह ही मानेगा, कमांड की तरह नहीं। बिल्कुल सही, आपने पकड़ लिया। इसी तरह ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी एक्सएसएस से बचाता है, जहां जैंगो का टेम्पलेट इंजन अपने आप खतरनाक कैरेक्टर्स को एस्केप कर देता है। वाह। और ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी CSRF से भी बचाता है। ये वो गलतियां हैं जो डेवलपर्स अक्सर कर जाते हैं और जैंगो इन्हें अपने आप संभाल लेता है। तो ये एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है जो हमेशा तैनात रहता है, कह सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और तकनीकी होते हैं। हमने MVT आर्किटेक्चर का जिक्र सुना है, मॉडल व्यू टेम्पलेट। कई लोगों ने MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में सुना होगा। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। क्या ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात है या इसका कोई गहरा तकनीकी कारण है? देखिए, असल में दोनों का लक्ष्य एक ही है, कंसर्न्स को अलग करना। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। हाँ, मॉडल डेटा का हिस्सा है, यानी आपका डेटाबेस कैसा दिखेगा। टेम्पलेट प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, यानी यूजर को HTML पेज पर क्या दिखेगा। अब बचता है लॉजिक वाला हिस्सा, कंट्रोलर। MVC में उसे कंट्रोलर कहते हैं। जैंगो में ये लॉजिक व्यू में लिखा जाता है, और जो चीज़ कंट्रोलर का काम करती है, मतलब URL को देखकर यह तय करना कि कौन सा कोड चलेगा, वो काम फ्रेमवर्क खुद संभालता है। अच्छा, तो डेवलपर को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं, इसलिए जैंगो के लोग इसे MVT कहना पसंद करते हैं, क्योंकि डेवलपर मुख्य रूप से इन 3 चीजों पर ही काम करता है। ओके, तो ये कोड को व्यवस्थित रखने का एक तरीका है, लेकिन जैंगो की एक और चीज है जिसके बारे में डेवलपर्स बहुत उत्साह से बात करते हैं, इसका ऑटोमेटिक एडमिन इंटरफेस। ओह हाँ। क्या ये सच में उतना ही जादुई है जितना सुनने में लगता है? हाँ, ये सच में है। सोचिए, आपने एक ब्लॉग बनाया, आपने models.py फाइल में बताया कि आपके ब्लॉग पोस्ट में एक टाइटल होगा, एक कंटेंट होगा और एक पब्लिश डेट होगी। ठीक है, 3 चीजें। बस इतना करने के बाद जैंगो आपको अपने आप एक पूरा वेब इंटरफेस बनाकर दे देता है, जहां से आप नए ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं, पुराने एडिट कर सकते हैं या उन्हें डिलीट कर सकते हैं, बिना कोई HTML या CSS लिखे, बिना एक लाइन का फ्रंट एंड कोड लिखें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये एडमिन पैनल सिर्फ इन बेसिक क्रूड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कामों के लिए है या इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं? बेहतरीन सवाल। मान लीजिए मुझे एक बटन चाहिए जो ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करने पर उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दे। और इसका जवाब है हाँ, इसे बहुत ज्यादा कस्टमाइज किया जा सकता है। आप एडमिन में कस्टम एक्शंस जोड़ सकते हैं, जैसे पब्लिश टू ट्विटर। आप तय कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड्स दिखेंगी, कौन सी नहीं। फिल्टर वगैरह भी। आप सर्च और फिल्टर के ऑप्शन भी जोड़ सकते हैं। शुरुआती तौर पर यह आपको एक मजबूत आधार देता है और फिर आप उसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। ये डेवलपर्स का हफ्तों का काम बचा सकता है। वाह। अब बात करते हैं एक और मुश्किल चीज की, डेटाबेस। हमारे स्रोत में ORM यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का जिक्र है। आपने बताया कि ये SQL इंजेक्शन से बचाता है, पर इसका मुख्य काम क्या है? ORM एक शानदार अनुवादक है। यह आपको SQL लिखे बिना डेटाबेस से बात करने की सुविधा देता है। पाइथन कोड से? हाँ, आप सीधे पाइथन ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको SQL में किसी लेखक की सारी पोस्ट्स निकालनी है, तो आप शायद कुछ ऐसा लिखेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम पोस्ट्स वेयर ऑथर ID इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, जो थोड़ा जटिल लग सकता है। Django ORM के साथ आप बस इतना लिखते हैं, post.objects.filter author equals to user object। ये तो काफी आसान और पढ़ने लायक है। ये न सिर्फ ज्यादा पढ़ने लायक और पाइथोनिक है, बल्कि इसका एक और बड़ा फायदा है। अगर आप कल को अपना डेटाबेस PostgreSQL से MySQL पर बदलना चाहे तो कोड नहीं बदलना पड़ेगा। आपको अपना कोड बदलने की जरूरत नहीं है। ORM ये काम संभाल लेगा। लेकिन यहाँ भी एक ट्रेड ऑफ होगा। क्या ORM हमेशा उतना ही तेज होता है जितनी हाथ से लिखी हुई ऑप्टिमाइज्ड SQL क्वेरी? ये एक एक्सपर्ट सवाल है। देखिए, 95% मामलों में Django का ORM इतना स्मार्ट है कि वो बहुत अच्छी SQL क्वेरीज बनाता है। और बाकी के 5%? बहुत ही जटिल रिपोर्ट्स या डेटा एनालिसिस के मामलों में हो सकता है कि हाथ से लिखी गई क्वेरी ज्यादा परफॉर्मेंट हो। और अच्छी बात यह है कि Django आपको ये सुविधा देता है। मतलब आप ORM को बाईपास कर सकते हैं? हाँ, अगर जरूरत पड़े तो आप ORM को बाईपास करके सीधे रॉ SQL क्वेरी भी चला सकते हैं। तो आपको दोनों दुनियाओं का बेस्ट मिलता है, रोजमर्रा के कामों के लिए स्पीड और सुविधा, और खास जरूरतों के लिए पूरी ताकत। ठीक है,
तो ये सब सुनने के बाद ये साफ है कि जेंगो डेवलपर्स की जिंदगी आसान बनाने के लिए बना है। अब मॉडर्न वेब की बात करते हैं। बिल्कुल। आजकल ज्यादातर वेबसाइट्स में फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट या व्यू जैसे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल होता है और बैकएंड सिर्फ डेटा देने का काम करता है, जिसे हम रेस्ट एपीआई कहते हैं। हाँ, हेडलेस आर्किटेक्चर। तो क्या जेंगो इस नई दुनिया में भी फिट बैठता है? बिल्कुल। जेंगो अकेले भी एपीआईज बना सकता है, लेकिन जब इसे जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यानी डीआरएफ के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक पावर हाउस बन जाता है। डीआरएफ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क ये जेंगो के ऊपर बनी एक लाइब्रेरी है जो एपीआई डेवलपमेंट को अविश्वसनीय रूप से आसान बना देती है। ये आपको सीरियलाइजेशन, ऑथेंटिकेशन और परमिशन जैसी चीजों के लिए शानदार टूल्स देती है। तो जेंगो आज भी बहुत रेलेवेंट है। हाँ, बहुत सारी कंपनियां जेंगो और डीआरएफ का इस्तेमाल अपने बैकएंड एपीआई के लिए कर रही हैं और फ्रंट एंड पर कोई भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क चला रही हैं। तो ये सिर्फ पारंपरिक वेबसाइट्स बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न सिंगल पेज एप्लीकेशंस का भी मजबूत आधार बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे पाइथन की बेसिक समझ है और वेब कॉन्सेप्ट्स जैसे HTML, CSS के बारे में पता है, जेंगो सीखना कितना मुश्किल है? जेंगो का लर्निंग कर्व बहुत अच्छा है, खासकर इसके बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। जेंगो के ट्यूटोरियल को दुनिया के सबसे अच्छे ट्यूटोरियल्स में से एक माना जाता है। अच्छा। पिप इंस्टॉल जेंगो से शुरुआत करके स्टार्ट प्रोजेक्ट और स्टार्ट ऐप कमांड्स चलाकर कोई भी कुछ ही घंटों में एक बेसिक एप्लीकेशन बना सकता है। और मास्टरी? असली मास्टरी समय के साथ आती है, जब आप इसके एडवांस्ड फीचर्स जैसे कि मिडलवेयर, सिग्नल और क्लास बेस्ड व्यूज को समझते हैं। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से ये बात सामने आती है कि जेंगो सिर्फ एक वेब फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। सही। ये स्पीड, सुरक्षा और संरचना को प्राथमिकता देता है। सही कहा। इसकी बैटरीज इंक्लूडेड फिलॉसफी, जबरदस्त स्केलेबिलिटी, मजबूत सुरक्षा और ऑटोमेटिक एडमिन जैसी सुविधाएं इसे एक बहुत मजबूत विकल्प बनाती हैं। खासकर उन प्रोजेक्ट्स के लिए जहां आपको जल्दी से एक मजबूत प्रोडक्ट बनाना है। हाँ, और इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई जैसे उदाहरण साबित करते हैं कि ये सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े एप्लीकेशंस को भी पावर दे सकता है। इसने आज के वेब डेवलपमेंट लैंडस्केप में जेंगो की जगह को बिल्कुल साफ कर दिया है। ये एक भरोसेमंद, मजबूत और आजमाया हुआ टूल है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है। बताइए। जेंगो की जो ये ओपिनियनेटेड या संरचित फिलॉसफी है, जो डेवलपर्स को गलतियां करने से रोकती है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देती है, वो प्रोडक्टिविटी के लिए बेहतरीन है ना? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन क्या यही संरचना नए और अनुभवहीन डेवलपर्स को वेब के काम करने के बुनियादी सिद्धांतों को गहराई से समझने से रोकती है? अगर फ्रेमवर्क आपके लिए सब कुछ कर रहा है, तो क्या आप कभी सीखेंगे कि एक SQL क्वेरी असल में कैसे काम करती है, या एक HTTP रिक्वेस्ट को सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? मतलब अगर जादू पे ज्यादा निर्भर हो गए तो जादू करना कैसे सीखेंगे? एग्जैक्टली। सवाल ये है कि एक फ्रेमवर्क को कितना जादुई होना चाहिए और कब ये जादू सीखने की प्रक्रिया में एक बाधा बन जाता है।